PR 307 इकाई संख्या 2 उपबिंदु 2.8 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। PR 307 के इकाई संख्या 2.8 के अंतर्गत डार्क एंड कंटिन्यूइंग रिएक्शन यानी अंधेरे की क्रिया और सतत क्रिया, इसमें दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। डार्क रिएक्शन अंधेरे की क्रिया, कंटिन्यूइंग रिएक्शन सतत क्रिया। इनके कुछ अलग अंतर है इसका, और ये प्लेट मेकिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और इसकी होने से कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। तो बेहतर है कि किसी प्रिकॉशन के साथ इनको रोका जाए और अपनी प्लेट मेकिंग क्वालिटी या उस पर जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्वालिटी को बनाए रखा जाए और कोई भी डिफेक्ट पैदा होने से रोका जाए। डार्क रिएक्शन के बारे में माना जाता है कि ये अंधेरे की प्रक्रिया नाम से संबोधित है, क्योंकि ये क्रिया अंधेरे में होती है। प्लेट जो अनएक्सपोज्ड प्लेट है, बिना एक्सपोजर वाली प्लेट, कोटिंग के पश्चात और एक्सपोजर से पहले कोटेड प्लेट का यानी लाइट सेंसिटिव युक्त प्लेट्स का भंडारण किया जाता है। उस भंडारण के दौरान अंधेरे कमरे में रखने के दौरान इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है और वो डायरेक्ट रिएक्शन से प्लेट के ख़राब होने की संभावना बनी रहती है और उस डार्क रिएक्शन से इसका प्रयोग करने के दौरान पूरा परिणाम नहीं आ पाता और उस डार्क रिएक्शन का कुछ डिफेक्ट होता है। तो डार्क रिएक्शन के बारे में माना जाता है एक्सपोज्ड प्लेट, विशेष करके PS नेगेटिव वर्किंग प्लेट्स के भंडारण के दौरान ताप और सापेक्षिक आर्द्रता के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन या प्रभाव डार्क रिएक्शन कहलाता है। डार्क रिएक्शन भंडारण के दौरान डार्क रिएक्शन की जो प्रभावकारिता है संपूर्ण प्लेट पर होती है। यानी प्लेट के पूरे भाग को डार्क रिएक्शन द्वारा प्रभावित किया जाता है और डार्क रिएक्शन के प्रभाव के कारण फिल्म को एक्सपोजर के दौरान पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता और उसमें जो भी डिफेक्ट आने की संभावना रहती है या प्रिंटिंग के दौरान इश्कम आने की संभावना रहती है, यानी वो एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट पैदा कर सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डार्क रिएक्शन एक ऐसा प्रभाव है जो प्लेट की लाइट सेंसिटिव कोटिंग पर उस समय उत्पन्न होता है जबकि उसको अंधेरे में स्टोर किया जाता है। अंधेरे में भंडारण के पश्चात स्टोरेज के दौरान एक निश्चित अवधि में होने वाले प्रभाव को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इससे हमारी लाइट सेंसिटिव कोटिंग प्रभावित होती है, उस कोटिंग की सेंसिटिविटी प्रभावित होती है। कोटिंग की सेंसिटिविटी प्रभावित होने से वास्तविक एक्सपोजर के दौरान उसमें जो प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है और प्रेस के दौरान उसमें इश्कम की संभावना हो जाती है। डार्क रिएक्शन प्लेट के पूरे भाग पर होता है और ये लंबे समय तक चलता रहता है और इसकी जो स्पीड है इस बात पर निर्भर करती है कि भंडारण के जो कक्ष है या स्टोरेज का जो प्लेस है उसका तापमान और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है। यानी ताप और सापेक्षिक आर्द्रता के प्रभाव से अंधेरे कमरे में रखी हुई सेंसिटिव कोटेड प्लेट के अंतर्गत क्रिया होती है, उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन से हमारी जो सेंसिटिव कोटिंग के प्रभावित होने की संभावना रहती है, इससे क्वालिटी डिफेक्ट पैदा हो सकता है, इश्कम पैदा हो सकता है और उसकी सेंसिटिविटी प्रभावित होती है। डार्क रिएक्शन युक्त कोटेड प्लेट को एक्सपोजर करने के पश्चात डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है और उसकी डेवलपमेंट सक्सेसफुली नहीं हो पाती, उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हो पाती
और उसमें स्कम की संभावना रहती है और प्लेट डिफेक्टिव होती है, यानी ये कह सकते हैं कि प्री सेंसिटिव प्लेट्स के भंडारण के दौरान लंबे समय के पश्चात डार्क रिएक्शन से उसकी इमेज एरिया यानी उसका जो सेंसिटिविटी कोटिंग सेंसिटिविटी है उसकी कुछ प्रभावित होती है और एक्सपोजर के पश्चात उसमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है और प्रेस रन के दौरान स्कम बने रहने की संभावना होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन हमें कुछ क्वालिटेटिव डिफेक्ट की संभावनाएं पैदा करता है। डार्क रिएक्शन के संबंध में कहा जा सकता है सामान्यतः पीएस प्लेट्स में होती है और लंबे समय तक रखे रहने या एक्सपायरी डेट से पहले यूज़ नहीं करने के कारण ये डिफेक्ट पैदा हो सकता है और ऐसी डार्क रिएक्शन प्रभावित प्लेट्स पर इमेज एरिया बनाना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है और इनको हम नुकसान होने से बचाने के लिए या डार्क रिएक्शन के प्रभाव से बचाने के लिए जो सेंसिटिव कोटिंग या पीएस प्लेट निर्माता एक वार्निंग देते हैं कि इतनी अवधि में 6 महीने के अंदर या 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत इसका प्रयोग कर लिया जाए, तो उसमें जो भी प्रिकॉशंस हैं उसके अधीन ही हम इनका एक्सपोजर करने के पश्चात इसको प्रयोग में ले सकते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद लेने पर इसमें हमें डिफेक्ट की संभावना बनी रहती है। डार्क रिएक्शन के प्रभाव को या इसकी सेंसिटिविटी को नापने के लिए सेंसिटिविटी गाइड या ग्रे स्केल का प्रयोग करते हैं। इससे ये पता लगा सकते हैं कि सेंसिटिविटी गाइड के संकेत के आधार पर डार्क रिएक्शन का कितना प्रभाव हुआ है और वो प्रभाव इतना है कि एक्सपोजर के लायक है कोटेड प्लेट अथवा नहीं, ताकि हम पहले से ही अपने आने के भविष्य में होने वाले एक्सपोजर के प्रभाव को पता लगा सके और डेवलपमेंट के दौरान प्लेट के डिफेक्ट को पता लगा करके हम अपने श्रम और समय और धन को ख़राब होने से बचा सकें, क्योंकि किसी काम करने में हमें समय भी लगता है और धन भी खराब होता है। तो बेहतर है कि सेंसिटिविटी गाइड के प्रयोग के साथ उसकी डार्क रिएक्शन वेस्ट यानी डार्क रिएक्शन अफेक्टेड पीएस प्लेट की कोटिंग की सेंसिटिविटी को नापा जाए, उसके बाद ही उसका प्रयोग किया जाए। नहीं किया जाए तो उसके लिए उसके स्थान पर एक फ्रेश प्लेट का प्रयोग करके हम अपना काम कर सकते हैं। इसके दुष्प्रभाव या इसके डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं, इससे प्लेट ख़राब होने से हमारा धन का अपव्यय होता है और समय पे हमें फिर नई चीज़ मंगा करके उसमें हमें समय की भी एक तरह से एक टाइम वेस्टेज भी होता है और इससे हमें हमारे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इससे प्लेट की क्वालिटी प्रभावित होती है। एक्सपोजर के पश्चात डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, प्लेट की इमेज की विजिबिलिटी प्रभावित होती है और नॉन इमेज एरिया में स्कम की संभावना बनी रहती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन से एक्सपोजर के पश्चात डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है और प्रिंट के दौरान स्कम की संभावना होती है और ऐसी फिल्में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती और ये प्रिंट क्वालिटी के लिए उपयोगी नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि डार्क रिएक्शन के प्रभाव को आंका जाए, तभी वो डार्क रिएक्शन अफेक्टेड प्लेट को एक्सपोज किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। अब कंटिन्यूइंग रिएक्शन पे आते हैं। जैसा कि हमने जाना, डार्क रिएक्शन भंडारण के दौरान एक्सपोजर से पहले की क्रिया है, यानी डार्क रिएक्शन भंडारण के दौरान अंधेरे में एक्सपोजर से पहले की क्रिया है। वहीं कंटिन्यूइंग रिएक्शन उस भंडारित प्लेट को एक्सपोज करने के पश्चात की प्रक्रिया है, यानी प्लेट में कोटेड प्लेट में एक्सपोजर के पश्चात धीरे धीरे होने वाली क्रिया को कंटिन्यूइंग रिएक्शन कहते हैं। इसको सतत क्रिया कहते हैं। प्लेट एक्सपोजर में प्रकाश प्रभावित भाग एक्सपोज्ड एरिया होते हैं और प्रकाश प्रभावित भाग का जो एरिया है उसमें प्रकाश एक्सपोजर की समाप्ति के पश्चात भी हल्की हल्की धीरे धीरे क्रिया होती रहती है। उस धीमी और सतत क्रिया को हम कंटिन्यूइंग रिएक्शन या निरंतर क्रिया कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड एरिया में चलने वाली सतत क्रिया को हम कंटिन्यूइंग रिएक्शन कहते हैं।
ये सक्रिय प्रकाश के दौरान नहीं होती, बल्कि सक्रिय प्रकाश के एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड एरिया में धीरे धीरे चलती रहती है और समाप्त हो जाती है। यानी एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड एरिया में धीरे धीरे होने वाली क्रिया को हम कंटिन्यूइंग रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सपोजर के पश्चात प्लेट को तुरंत डेवलप कर लिया जाए, क्योंकि यदि एक्सपोज प्लेट के सतत क्रिया अगर बढ़ते बढ़ते नॉन इमेज एरिया की तरफ जा सकती है तो वो कुछ इमेज एरिया को डिफॉर्म कर सकती है, नॉन इमेज एरिया को डिफेक्टिव बना सकती है, हमारी क्वालिटेटिव डिफरेंस आ सकता है और कुल मिलाकर के हमें प्रिंट रन के दौरान कुछ डिफेक्ट महसूस हो सकते हैं। तो एक्सपोज्ड एरिया तक उस क्रिया को सीमित रखने और एक्सपोज्ड एरिया को तुरंत डेवलप करके उस क्रिया को रोकने की ज़रूरत होती है, ताकि कंटिन्यूइंग रिएक्शन नॉन इमेज एरिया तक नहीं पहुँचे। अगर वो नॉन इमेज एरिया में पहुँच जाएगी तो इमेज के साथ नॉन इमेज एरिया भी प्रभावित होने लगेगा और डेवलपमेंट के दौरान नॉन इमेज एरिया पे डिफेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो कंटिन्यूइंग रिएक्शन के संबंध में आप कह सकते हैं ये एक्सपोज्ड भाग में होने वाली प्रक्रिया है, यह एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड भाग में होने वाली सतत क्रिया है, यह धीरे धीरे होने वाली क्रिया है और यह संकेत देती है कि एक्सपोजर के पश्चात फिल्म को तुरंत डेवलप कर लिया जाए और इस क्रिया को रोका जाए। अगर ये क्रिया नहीं रुकी तो ये धीरे धीरे नॉन इमेज एरिया को प्रभावित करके कुछ डिफेक्ट पैदा कर सकती है। और ये भी संकेत देती है कि हमारी एक्सपोजर के पश्चात जो भी एक्सपोज्ड प्लेट है उसको लंबे समय तक अनडेवलप नहीं रखा जाए और तुरंत डेवलप कर लिया जाए, ताकि हमारी ये कंटिन्यूइंग रिएक्शन रुक जाए और रुकने के कारण जो होने वाला संभावित दुष्प्रभाव वो रोका जा सके। तो इस तरह से हमने समझा है कि डार्क रिएक्शन भंडारण के दौरान अंधेरे कमरे में होने वाली डार्क रिएक्शन अनएक्सपोज्ड प्लेट पर लाइस्टेटिव कोटिंग युक्त प्लेट पर पीएस प्लेट पर भंडारण के दौरान होने वाली अंधेरे की क्रिया है। इससे पूरी प्लेट प्रभावित होती है और प्लेट एक्सपोजर के पश्चात डेवलप होने में उसकी परेशानी आती है और वो स्कम दे सकती है। यानी कि एक्सपोजर से पूर्व और भंडारण के दौरान होने वाली क्रिया डार्क रिएक्शन कहलाती है। वहीं एक्सपोजर के पश्चात और डेवलपमेंट से पूर्व एक्सपोज्ड भाग में होने वाली क्रिया कंटिन्यूइंग रिएक्शन कहलाती है। यानी एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड भाग की क्रिया और डेवलपमेंट से पूर्व एक्सपोज्ड भाग में चलने वाली सतत क्रिया कंटिन्यूइंग रिएक्शन है। दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोल नहीं करने में दोनों स्थिति में डिफेक्ट आ सकता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आ सकती है और प्रेस रन अथवा डेवलपमेंट के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दोनों के अध्ययन की और उसकी महत्ता को जानना जरूरी है। इस पर हमको सवाल बना सकते हैं, छोटा सवाल बन सकता है कि डार्क रिएक्शन के संबंध में सही है। ए कहेंगे ये संपूर्ण प्लेट पर होता है, बी कहेंगे पीएस प्लेट पर होता है, सी कहेंगे डार्क भंडारण के दौरान होता है और डी कहेंगे उक्त समस्त सही। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, क्योंकि भंडारण के दौरान अंधेरे में ये क्रिया होती है, संपूर्ण प्लेट के भाग पर होती है और ये एक तरह से कोटेड सरफेस को प्रभावित करती है। दूसरा सवाल है डार्क रिएक्शन में कौन से दो प्रमुख कारक हैं। एक कहेंगे तापमान, दूसरा कहेंगे सापेक्षिक आर्द्रता, सी कहेंगे ए बी गलत, डी कहेंगे ए बी सही। तो हम इसमें हमारा डी सही आएगा। इसमें सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान दोनों ही कारक हैं जो डार्क रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तीसरा सवाल हो सकता है सतत क्रिया या कंटिन्यूइंग रिएक्शन क्या है। तो आप कहेंगे ये एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड भाग में, चूँकि इसका हम विकल्प बना सकते हैं। तीसरे सवाल को विकल्प आप ये देखिए, सतत क्रिया है नंबर 1 एक्सपोजर के पश्चात की क्रिया, बी एक्सपोज्ड भाग में होने वाली क्रिया, सी एक्सपोज्ड भाग में धीरे धीरे होने वाली क्रिया और डी उक्त समस्त सही। तो इसमें डी विकल्प आएगा कि ये एक्सपोजर के पश्चात की क्रिया है, एक्सपोज्ड भाग में होती है, निरंतर होती है। चौथा सवाल आप बना सकते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या है, समझाइए। अंधेरे में होने वाली क्रिया डार्क रिएक्शन है,
इसका संबंध प्लेट मेकिंग क्रिया से है। पीएस प्लेट भंडारण के दौरान अंधेरे कमरे में प्रभावित होती हैं, उसको डायरेक्ट रिएक्टेड प्लेट कहते हैं। यानी कि उस भंडारण कक्ष के अंधेरे भाग में ताप और सापेक्ष आर्द्रता के प्रभाव से सेंसिटिव कोटिंग पर होने वाली क्रिया को हम डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। इससे कोटिंग की सेंसिटिविटी प्रभावित होती है और एक्सपोजर के पश्चात डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। पांचवा सवाल बना सकते हैं कि कंटिन्यूइंग रिएक्शन क्या है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आप कहेंगे एक्सपोजर के पश्चात होने वाली क्रिया कंटिन्यूइंग रिएक्शन है। दूसरे शब्दों में एक्सपोज्ड भाग में सतत होने वाली क्रिया कंटिन्यूइंग रिएक्शन है। तीसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्सपोज्ड भाग में एक्सपोजर के पश्चात क्रिया रुकती नहीं है और सेंसिटिव कोटिंग के अंतर्गत एक्सपोजर की क्रिया निरंतर चलती रहती है धीरे धीरे। यानी एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोज्ड भाग में सतत तरीके से चलने वाली एक्सपोजर क्रिया को हम कंटिन्यूइंग रिएक्शन कह सकते हैं। इसको रोकना ज़रूरी है, नहीं रोका तो ये एक्सपोजर का जो प्रभाव है अन्य भागों में फैल सकता है और उससे हमारी प्लेट में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, इसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोजर के पश्चात प्लेट को लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जाए। एक्सपोजर के पश्चात प्लेट को तुरंत डेवलप कर लिया जाए और डेवलपिंग के पश्चात प्रोसेसिंग के दौरान एक्सपोज भाग की निरंतर क्रिया रुक जाती है और इससे क्वालिटी या जो भी प्लेट का होने वाला डिफेक्ट रुक जाता है। तो मुख्य इसमें प्रिकॉशन यही है कि एक्सपोजर के पश्चात होने वाली सतत क्रिया को रोकने का प्रमुख उपाय है कि एक्सपोज प्लेट को अनडेवलप्ड कंडीशन में लंबे समय तक नहीं रखा जाए, जल्दी से जल्दी डेवलप कर लिया जाए। डेवलप करने से और आगे की जो इसकी प्रोसेसिंग है उससे इसकी कंटिन्यूइंग रिएक्शन रुक जाती है और नॉन इमेज एरिया में होने वाले किसी भी प्रभाव को रोका जा सकता है और जो भी एक्सपोज्ड भाग का प्रभाव है वो एक्सपोज्ड एरिया तक सीमित रहता है और हमारी प्लेट डिफेक्टिव होने से बच जाती है। इस तरह से आपने जान लिया, आपने 5 सवालों को समझा है और इस पे ऑफसेट प्ले इमेज कैरियर अनुपम प्रकाशन की किताब है। ये आपका ई-लेक्चर है, ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर सवाल है या हमने जो कुछ भी व्याख्या दी है उससे काफ़ी समझ में आ गया होगा। और इस ई-लेक्चर को देख करके भी आप नोट्स बना के इन दोनों टॉपिकों को समझ सकते हैं। ये छोटे ऑब्जेक्टिव बड़े सवाल में आ सकता है, पहले कुछ न कुछ आता रहा है। आप इसकी तैयारी कर लेना। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।